गुड मॉर्निंग। नाम मेरा राजन मिश्रा है, रहने वाला मैं बिहार का हूँ और पैदाइश मेरी जम्मू की है और पिछले लगभग 3 साल 3 महीने से इस मोदी केयर कंसेप्ट में काम कर रहा हूँ। इससे पहले की बात करूँ तो लगभग 3.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी। किराए के मकान में रहता हूँ जम्मू में और इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और जब इस बिजनेस को शुरू किया था कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था मेरे पास, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा थी। गुरमेल सर से मुलाकात हुई थी, उनसे बस यही कहा था कि मेरे को 7वें महीने का पे आउट जो है वो 1 लाख रुपए चाहिए। उसका मुझे ग्राफ बना के दे दीजिए कि मुझे किस पैटर्न पे काम करना है। तो उन्होंने मुझे ग्राफ बताया था, मैंने उसी पैटर्न पे काम किया क्योंकि सुन रखा था कि जैसा सीनियर कहता है, सीनियर आपकी माँ की तरह होती है, जैसा वो बोले वैसा कर दीजिए। तो उन्होंने जैसा मुझे बोला मैंने वैसा उसी पैटर्न पे काम शुरू किया। और पहले महीने का जो पे आउट था मेरा 1680 रुपए का था और 7वें महीने का चेक जो था वो मेरा 1,01,000। दोस्तों मोटरसाइकिल पे काम शुरू किया था तो 7वें महीने में लगभग 12.5 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी यहाँ से अचीव की, कार फंड से जो मैंने यहाँ से परचेज की, ब्लू कलर की। और आप लोग हैरान होंगे कि जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे चलानी नहीं आती थी। लगभग अभी 1 साल होने वाला है जो मैंने गाड़ी चलाना सीखी है और आज खुद गाड़ी चलाकर मैं इस वक्त हरियाणा बेल्ट में बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों अगर ग्रोथ की बात करूँ तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली एवरेज है। इस महीने का जो भी पे आउट है मेरे को लगभग आज तो शो नहीं हुआ, लेकिन आइडिया है कि 3 लाख प्लस जाएगा वो। इसके अलावा अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे चंडीगढ़ में जीरकपुर के पास ATS बिल्डर्स हैं, उनके फ्लैट्स में मैंने जमीन परचेज की है और अगले साल तक मैं उसको बना लूंगा। उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे चंडीगढ़ बैठ में आया हुआ हूँ। और ग्रोथ की बात करूं तो दोस्तों मैं एक ही पर्पज से इस बिजनेस में आया था कि मुझे एक ऐसी सिक्योरिटी चाहिए थी जो मुझे मैं हूँ इस पृथ्वी पर या नहीं हूँ, मेरे परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। और लास्ट लॉकडाउन में मुझे एहसास हुआ कि मैं सही प्लेटफॉर्म में हूँ, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पिछले लॉकडाउन में क्या बुरी हालत, कई लोगों की तनख्वाह आधी छोड़ के थी। मेरे को एक किस्सा याद है कि जब मैं पेप्सी में जॉब करता था तो वहां पे फैक्ट्री से एक पर्सन, पेप्सी से तो नहीं किसी दूसरी इंडस्ट्री से एक पर्सन ऑफिस के काम से निकला हुआ था। मुझे लगता था कि जॉब के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, लाइफ टाइम चलती रहेगी सिक्योरिटी, लेकिन उस दिन वो मेरा भ्रम टूटा क्योंकि एक पर्सन किसी फैक्ट्री में काम करता था, वो ऑफिस के काम से बाहर निकला था और वहां पे एक बड़ी ब्राह्मणा पुल आता है, वहां पे रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो फैक्ट्री वाले के मालिक थे उन्होंने क्या किया, उस रजिस्टर में जब फैक्ट्री से बाहर निकला जाता है तो एंट्री की जाती है किस काम के लिए जा रहा है और कहाँ जा रहा है। तो उसने वो अपनी एंट्री कर रखी थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद वो रजिस्टर का पेज फाट। तो दोस्तों सिक्योरिटी नहीं दिखी। फिर एहसास लगा कि मेरे को इसमें यहाँ पे वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी जो मैं जिस सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहता हूँ। सपने तो सबके ही होते हैं, सपने पूरे करने हैं, लेकिन एक ऐसा सपना सबके लिए जरूरी है जिसके लिए लोग भागा दौड़ी करे जा रहे हैं, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, सेविंग करते हैं। क्यों? खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, वो सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो मुझे लगा था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और ये मुझे मोदी का प्लेटफॉर्म मिला। और लास्ट लॉकडाउन में जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक मैं अगर अपने इनकम की बात करूं तो 25 लाख प्लस मेरा बैंक अकाउंट है। इसी लॉकडाउन के बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन में छूट मिली थी तो हमने काम शुरू किया था, तो गलती से एसिड पी गया था मैं, जो हम पेस्ट के ऊपर यूज करते हैं। तो पानी की बोतल में रखा था, पानी की जगह मैंने वो गलती से पी लिया था। तो वो एसिड पीने के बाद गले में बोला नहीं जाता था। लगभग 1.5 महीना मैं बेड रेस्ट पे रहा। उस 1.5 महीने में 6.5 लाख रुपए मेरे बैंक में था। दोस्तों शुरू में बहुत लोगों ने मुझे बोला था, मेरे घर वालों ने बोल दिया था ये किन कामों में पड़ा रहता है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ये है, रिश्तेदारों ने बोला, दोस्तों ने बोला। उस समय कभी कभार लगता था कि मैं गलत प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, लेकिन लॉकडाउन में एहसास हुआ मैं गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं था, मैं सही था। कहते हैं लोग आपका विरोध तब तक करेंगे जब तक उनमें विरोध करने की क्षमता है। तो दोस्तों उनकी क्षमता को तोड़ दी। जब आप उनकी क्षमता को तोड़ देंगे ना तो आपका विरोध ही नहीं करेंगे। पागल भी उन्हीं को ही कहा जाता है। वो कहते हैं ना कि एक शेर बहुत अच्छा याद आ रहा है कि जब हमें लोग पागल बोलते थे या कोई घर वाले बोलते थे, बाहर वाले बोलते थे, तो एक शेर मन ही मन में दौड़ाते थे, क्योंकि मुंह पे तो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि एक चीज सीखी थी किसी को जवाब देना है तो मुंह से मत देना, वो चीज करके दिखा दो, वो सोच नहीं सकते। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक शेर अपने आप से मैं दोहराया करता था जब लोग पागल बोला करते थे। इस पागल के दिमाग में कुछ खुशी, इस पागल के दिमाग में कुछ खुशियों के नक्शे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही है।
दोस्तों पागल बनने से अगर 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मंथली, 5 लाख रुपए मंथली, 1 करोड़ रुपए मंथली आ जाए तो पागल बनना बहुत अच्छा है। आज मुझे लगता है कि वो लोग पागल हैं जो हमारी बात को नहीं समझ। तो दोस्तों जो समझ नहीं रहा ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको परमात्मा भी नहीं समझा पाए। तो हमने उसके पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यही चीज मुझे समझाई गई थी और मैंने भी इसी तरीके से काम किया था। और आज आपके सामने बोल रहा हूं मैं अपने बारे में, तो ये मेरा एक सौभाग्य है। अगर मैं अपने जरूरतों की चीजों की बात करूं तो मैं जरूरतें पूरी कर चुका हूं। अब मेन मोटिव मेरा एक ही है कि घर बनाओ और इसी साल एक जमीन हो जाए, और वो भी पूरा होगा क्योंकि हम मोदी केयर में, और मोदी केयर में जो सोचते हैं वो पॉसिबल है और वो होगा। लेकिन किसका होगा? जो विश्वास करे, 100% विश्वास करे। दोस्तों एक बार विश्वास करके देखिए, खोने को कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या क्या मिल सकता है आप आइडिया नहीं लगा सकते। वो जो खुशी मिलेगी ना, वो जो शांति मिलेगी, जो आपको बाजार में पैसा कमाकर भी नहीं मिलेगी, वो आपको यहाँ पे मिल सकती है दोस्तों। एक शांति का अनुभव होगा, पैसे का एंजॉयमेंट भी करेंगे, फैमिली के साथ भी एंजॉयमेंट करेंगे। वो सारी चीजें जो एक इंसान जिसके लिए भागा दौड़ी करता रहता है जिंदगी भर, वो सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। पैसा बहुत छोटी चीज है। इस फील्ड को समझने की देरी है। जब तक नहीं समझ में आएगा ये बिजनेस टफ लगेगा आपको। जिस दिन समझ में आएगा आप उस दिन आप मैं समझता हूँ कि आप उस दिन कम से कम 1-2 दिन मस्त रहोगे और ये अपने आप से पूछो कि ये तो बहुत आसान काम था, मैं ऐसे ही अपना दिमाग लगाता रहा। तो दोस्तों जैसा अपलाइन कह रही है वैसा करते रहिए, ये बिजनेस चलता रहेगा और बहुत तरक्की में, इसमें बहुत आसानी से, शुरुआत में टफ लगता है लेकिन है नहीं टफ। हम इसको बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि बिजनेस बहुत आसान है, हम इसमें अपना दिमाग लगाते हैं ना, तब ये बिजनेस टफ होता है। अगर हमने बिजनेस को स्मूथ लेके चलना है तो अपना दिमाग लगाना छोड़ दो ना। हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं दिमाग लगाने वाले, हमारे लिए क्या, हमें अपना दिमाग क्यों यूटिलाइज करना, इसको बचा के रखिए। तो ये दोस्तों बिजनेस है, सिर्फ फॉलो करना है। ये बिजनेस के मैंने बहुत सारी जो भी किताबें पढ़ी है या सीनियरों से सीखा, मेरे को जो एक निचोड़ निकला वो है इसका 6 बेसिक्स, जिसके ऊपर ये फील्ड टिकी हुई है, जिसके ऊपर हर आदमी ने काम करना है। और अगर आपने इस पर टिके रहना है और बड़े लॉन्ग ड्राइव तक, बहुत दूर तक जाना है इस फील्ड के अंदर और मोदी केयर में खासकर, तो आपको ये 6 बेसिक्स पे काम करना ही पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला आता है ड्रीम्स। हम काम किसके लिए करें? दोस्तों सीनियर आपसे काम नहीं करा सकता, मैं अपनी टीम से काम नहीं करवा सकता, लेकिन ड्रीम्स है जो आपको आपसे काम करवा सकते हैं। लेकिन वो ड्रीम पक्के होने चाहिए। ड्रीम बहुत सारे आ जाते हैं। ड्रीम अगर लिखना बैठे तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ड्रीम्स आ जाएंगे। बहुत सारे ड्रीम्स की मैं कुछ बात करूं तो आपने एक बेडशीट चेंज करनी है, ये भी ड्रीम है। पापा को एक रुमाल देना है, ये भी ड्रीम है, लिखिए ना इसको। मम्मी को एक शाल देनी है, ये भी तो ड्रीम ही है। जब हम छोटे छोटे ड्रीम लिखकर उसको पूरा करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हम बड़े ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने बड़ा ड्रीम लिख रखा है, वो पूरा होना ही होना है, जरूर होगा, लेकिन उसके लिए हमें छोटे छोटे ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे और उसको पूरा करना पड़ेगा। आप बनाइए टारगेट अपना है कि जो पहला चेक आता है आपका 1000 रुपए का आता है, तो उसमें से 1000 रुपए में से क्या लेना है? क्या एक पापा के लिए रुमाल नहीं आ सकता उसमें से? 50 रुपए का, 100 रुपए का। मम्मी के लिए शॉल नहीं आ सकती है उसमें, बेटे के लिए शूज नहीं आ सकता। ये छोटे छोटे ड्रीम लिखिए सर। टाई लेनी है मुझे, इस कलर की लेनी है, शर्ट लेनी है मुझे। मेरे को बहुत टाइम से एक ड्रीम था, मेरे को ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की शर्ट चाहिए थी और नहीं मिल रही थी, बिल्कुल डार्क, जो मैंने भी पहन रखी है। आप बिलीव करेंगे मैं लॉकडाउन में बैठा हूँ, शर्ट की जरूरत नहीं है, बहुत सारी लाया हुआ हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी शोरूम गया था और ब्लैक शर्ट ढूंढ के लेकर आया। ये एक ड्रीम है, ये ड्रीम आपसे काम करवाएंगे। तो छोटे छोटे हम जब ड्रीम पूरे करेंगे तो हमारे बड़े ड्रीम्स भी पूरे होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम वो बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस 6 बेसिक्स में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ड्रीम्स आता है। लिखिए सर, आप अपनी डायरी बना के रखिए, अलग से बना लीजिए, 10 रुपए की कॉपी ले लीजिए। उसके बाद आता है लिस्ट। तो हमें अपनी लिस्ट बनानी है, लिस्ट को बड़ा करना है। लिस्ट बहुत बड़ी आज की तारीख में, आज फेसबुक पे बैठी आपके 10,000 फ्रेंड्स, 4,000 फ्रेंड्स, किसी के 2,000 फ्रेंड्स है, किसी के 1,000 फ्रेंड्स है, उनसे बातचीत शुरू करिए। तो एक लिस्ट बनाइए अपने जान पहचान वालों की, अपने दोस्तों की, अपने रिलेटिव की, अपने पड़ोसियों की, अपने फेसबुक पर्सन्स की।
तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस पर भी मिलेंगे। आप आज लगभग एक हफ्ता पहले ही मैंने फेसबुक फ्रेंड्स से बात शुरू की थी और वो ज्वाइन हुआ, दिल्ली में बैठे हुए, उन्होंने ऑर्डर भी की और उनको प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा और आज टेक्नोलॉजी की मदद से हम बिजनेस भी शुरू कर चुके। तो पहली लिस्ट क्या आ गई? ड्रीम्स की लिस्ट होनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जब आप छोटे छोटे ड्रीम लिखेंगे कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी आ गई हमारी लिस्ट, लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तीसरा आ जाता है इनवाइट करना। तो दोस्तों आज जूम मीटिंग में बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स चल रही है जिसमें इनवाइट करने के तरीके बताए जाते हैं। आप उसको अटेंड करिए और उसको एक्सेप्ट करके उसको अप्लाई करिए, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपकी टीम नहीं करेगी। टीम आपकी वो करेगी जो चीज आप करते हैं। अगर आप टीम से कुछ कराना चाहते हैं तो पहले वो आप खुद करना शुरू कर दीजिए, टीम अपने आप शुरू कर देगी, क्योंकि ये बिजनेस नकल मारने का। तो तीसरा पॉइंट आ गया इनवाइट करना। जैसे ही हम इनवाइट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसको शो द प्लान। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, हमें प्लान को समझाना नहीं है, सब प्लान को दिखाना है। शो द प्लान, दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्लान कर रहे हैं तो प्लान के अंदर हमें मोटिवेशन नहीं डालना, प्लान को बिल्कुल सिंपल रखना है ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए मैं प्लान आपको दे रहा हूँ और आपको बहुत मोटिवेशन उसमें डाल के दे रहा हूँ, प्लान के साथ जो कंपनी का बेसिक्स प्लान है, कस्टमर पार्ट आ गया, उसमें अगर मैं मोटिवेशन भी डाल रहा हूँ जी ये करोड़पति हो गया, वो करोड़पति हो गया, तो प्लान उसको समझ में नहीं आएगा, उसका ध्यान कहीं और भटकेगा। पहले हम प्लान को दिखा दें उसको, उसके बाद अगर अब मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो आप दीजिए। प्लान के अंदर अगर आप मिक्सअप करेंगे तो उसके दो नुकसान होंगे। एक तो पहले वाला सामने वाला मना कर दे, 90% चांसेस बनते। दूसरा, जो आपके साथ आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका कंसल्टेंट गया हुआ है, आप हर बारी एक नया प्लान कर रहे हैं, सामने वाले को समझा रहे हैं, दिखा नहीं रहे, सामने वाले को समझा रहे हैं, तो आपके साथ जो गया ना उसको समझ में नहीं आए कि मुझे दिखाना क्या है, क्योंकि आप हर बारी प्लान को चेंज करके दिखा रहे हैं। प्लान को कोशिश करिए सिंपल रखिए और हर बारी एक ही रखिए। उससे क्या होगा, जो आपके साथ कंसल्टेंट गया हुआ है या आपके साथ जो कंसल्टेंट बैठा हुआ है या आपके सामने जो नया पर्सन बैठा है, उसको वो नकल मारना आसान होगा। आप अगर ये करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत ट्रिमेंडियस आएंगे। जिसके पास बैठेंगे वो 100% काम करेगा। तो हमने प्लान को दिखाना है, समझाना नहीं। इसके बाद आता है फॉलो। तो हमने प्लान उसको दिखा दिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है? उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप अगर लॉकडाउन की बात करूं तो आपने जिसको जूम मीटिंग में इनवाइट किया है और आपने उसको देख लिया कि वो जूम मीटिंग अटेंड कर चुका है, तो उसके बाद उसको फॉलो करिए। फॉलो करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हमारे पास मोदी के साइट्स पे भी हैं और हमारे सीनियर्स की तरफ से भी मिलते हैं। हमें उसे प्रोडक्ट्स की, एक एक प्रोडक्ट्स की डेमोस्ट्रेशन को उसको सेंड करते रहिए, फॉलो होता रहेगा। वो आज हाँ नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर हाँ करेगा। अगर हाँ कर दिया तो उसको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती रहेगी। रोज एक प्रोडक्ट की, अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठी भेज देंगे तो कोई नहीं देखेगा। आप देखिए, आपने अपने व्हाट्सएप पे जिस पर्सन ने आपको बहुत सारी फोटो इकट्ठी भेजी होगी, आपने एक नहीं भी देखी, लेकिन जिसने एक भेजी है आप जरूर उसको क्लिक करके देखेंगे। तो एक एक करके आप प्रोडक्ट्स के थ्रू आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जिसको आपने प्रोडक्ट दिला दिया है तो आप क्या करें, उससे डिटेल लेके उसने कौन कौन सा प्रोडक्ट्स लिया है, तो उसने जो प्रोडक्ट लिया है उसका क्या करें, रोज का एक डेमोस्ट्रेशन उसकी भेज दे, ताकि उसके घर में जो प्रोडक्ट्स गया है उसकी सारी नॉलेज उसके पास आ जाए। तो उसको याद रहेगा मैंने क्या क्या प्रोडक्ट लिया था, इसकी डेमोस्ट्रेशन क्या है, वही चीज वो आगे फॉरवर्ड करेगा। जिसको उसकी नॉलेज नहीं है वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं फॉलो करने। फॉलो करने के बाद फिर एक स्टेप आता है, छठा जो आता है स्टार्टअप। 90% लोग ये पार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एक पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट यूज कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन के पास जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या, भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाएगी लेकिन डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, आप जितनी दौड़ लगा रहे हैं उतना पैसा आएगा, आप जितनी दौड़ लगाना बंद कर देंगे पैसा आना बंद कर देगा। क्योंकि नेटवर्किंग एक फार्मूले पे काम करती है जो है टाइम इनटू बॉडी इज इक्वल टू मनी। बॉडी का मतलब हो गया शरीर। आपने बहुत सारे कंसल्टेंट ज्वाइन करा लिए लेकिन आप उनका समय नहीं लगवा पा रहे तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी चीज। तो आपने जो शरीर लगवाए, आपने जो शरीर बिजनेस में इकट्ठे किए हैं, उनका समय लगवाना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप करना पड़ेगा। स्टार्टअप कैसे करना है, किसी को ज्वाइन करा दिया आपने, उसने प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो स्टार्टअप क्या करना है, फिर से उसको रिपीट करिए, जो उसने प्रोडक्ट यूज किया है उसकी पूरी नॉलेज दीजिए, एक एक प्रोडक्ट की। शुरू में हम जब बुक दिखाते हैं तो पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज दे भी दी तो सामने वाले को समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो प्रोडक्ट परचेज कर ले तो जो प्रोडक्ट उसने परचेज किया है
उसमें हर उस प्रोडक्ट की नॉलेज उसको दोबारा से जो उसने परचेस किए। जब उसको प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चलेगा, तो उसको कंपनी पे फेथ होगा। अब आपका दूसरा पार्ट क्या आ गया स्टार्टअप पे? पहला आ गया प्रोडक्ट की नॉलेज देना, दूसरा आ गया कंपनी की नॉलेज। अब आप उसको कंपनी के बारे में दोबारा से रिपीट करें। कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, कितना इसका साम्राज्य है, कितने इसके ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं, कितनी कंट्रियों में काम करती है, कितने शोरूम मोदी के पूरे हिंदुस्तान में खुल चुके हैं, कितने एमएससी खुल चुके हैं, कोरियर सर्विस कहाँ कहाँ अवेलेबल है, पूरी A to Z इसको नॉलेज दीजिए। कंपनी की एजुकेशन सिस्टम के साथ कैसे जुड़ना है, कंपनी की मैनेजमेंट के साथ कैसे जुड़ना है, ये प्रॉपर उसको सिस्टम के साथ प्लग कर दीजिए। तो हमने पहले उसको प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया, फिर उसके बाद कंपनी के साथ जोड़ दिया। शुरुआत में वो आपके साथ जुड़ा, लेकिन हमने क्या किया, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट के बाद कंपनी के साथ जब उसको अटैच किया, तो वो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जहां से मिल रही है वहां से इकट्ठी कर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो कंपनी के साथ अटैच हो चुका है। अब हमारा तीसरा 6 पॉइंट में स्टार्टअप में तीसरा पार्ट आता है लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ जोड़ना। मोदी के में बहुत सारे अचीवर्स है, किसको सुने, कौन सा ऐसा अचीवर है कि ये अचीवर को हम इस पर्सन को भेजेंगे वो उसको रिलेट कर देगा। तो उसके लिए क्या है कि हमें लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ जोड़ना है। यानी कि आपने जिस कंसल्टेंट को प्रोडक्ट यूज कराया है, प्रोडक्ट के साथ जोड़ा है, कंपनी के साथ जोड़ा है, तो उसको लाइन ऑफ स्पॉन्सर उसका कौन हुआ? अगर वो डॉक्टर है तो हमारे अमृतसर में डॉक्टर साहब हैं, आप उनकी वीडियो उनको भेजिए। अगर वो टीचर है तो आप यूट्यूब पे चेक करिए कौन टीचर है जो इस बिजनेस में सफलता पा चुका है, उसकी वीडियो भेजिए। कौन है, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की वीडियो भेज दीजिए, कोई इंजीनियर है तो मनीष चोपड़ा जी की भेज दीजिए, कोई फाइनेंसर है तो गुरमेल संधू जी की भेज दीजिए। वो पर्सन अपने आप को रिलेट करेगा कि अगर ये चैलेंजेस मेरे साथ है तो इनके साथ भी रहेंगे, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और आप उससे पूछिए कि आपको सबसे अच्छी वीडियो किसकी लगी। अगर वो कहता है जी मुझे इस लीडर की वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो आप देखिए उस लीडर की और कौन कौन सी वीडियो है, ताकि वो क्या होगा, वो उस लीडर के साथ भी अटैच होना शुरू कर जाएगा वीडियो में। उसकी नॉलेज, क्योंकि पहले आप किसी कोई एक पर्सन हमें लाइक करता है, हम किसी को लाइक करते हैं तो उसकी बातें सारी अच्छी लगने स्टार्ट हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो उसको भी लाइक, उसकी बातें उसको अच्छी लगने लगेगी, तो वो जो एजुकेशन देगा उस वीडियो के अंदर वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ जोड़ दिया। फिर पार्ट आता है 6 पॉइंट में स्टार्टअप के अंदर एजुकेशन के साथ जोड़ना। तो एजुकेशन क्या आ गई, फिर से यही 6 पॉइंट। अब एजुकेशन में जब वो कंपनी के प्रोडक्ट के साथ भी जोड़ गया, प्रोडक्ट भी अच्छे लग गए, उसको कंपनी के साथ जोड़ गया, कंपनी भी अच्छी लगी, लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ जोड़ के वो मोटिवेट भी हो चुका है कि मैं भी कर सकता हूं। अब आपने उसको एजुकेशन के साथ जोड़ना है। एजुकेशन क्या आ गया, फिर से 6 पेज स्टार्टअप। उसको पहली लिस्ट बनवाई है, उसकी ड्रीम्स की लिस्ट बनवाई, अब वो बनाएगा, पहले बोलेंगे तो नहीं बनाएगा। तो आपने उसके ड्रीम्स की लिस्ट बनवाई, फिर उसकी कस्टमर्स की लिस्ट बनवाई, फिर उसको कॉलिंग के लिए वीडियोस सेंड की। यूट्यूब पे है तो आप जूम मीटिंग करके उसको इनवाइट करके इस तरह के मीटिंग्स पे बिठा सकते हैं। तो आप उसको इनवाइट करेगा, फिर वो डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले जो स्टार्टअप के 3 पॉइंट है, अगर वो उसमें मजबूत हो गया तो उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। तो आपने जो शरीर इकट्ठे किए उनको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद जब उन्होंने अपना समय बढ़ाया, तब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये फार्मूला फिट होगा। तो 99% लोग ये नहीं करते हैं, वो खुद सीख लेते हैं लेकिन डुप्लीकेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी नॉलेज ही बांटते रहते। तो सामने वाला कहता है इतनी मोटिवेशन तो मैं नहीं कर सकता, तो आप मेरा प्लान कर दीजिए। तो होता क्या, वो प्लान करता रहता है, उसकी टीम बढ़ती रहती है, लेकिन वो अकेला काम करता है। तो ये बिजनेस अकेले का बिजनेस नहीं है, ये टीम वर्क बिजनेस है। तो हमें टीम से वर्क करना है, तो उसके लिए हमें डुप्लीकेट करना जरूरी है, जिसका ये पैटर्न है। तो ये हर, आप किसी से भी पूछेंगे तो ये पॉइंट जरूर बोलेगा। तो हमें इस पॉइंट्स पे रेगुलर काम करना है, जब तक हम इस इंडस्ट्री के अंदर है तब तक करना। तो ये करना ही पड़ेगा। आज भी समझ जाएंगे तो भी करना है, कल करेंगे तो भी करना है। तो ये अगर आज से शुरू करेंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके आप में प्रोफेशन आ जाएंगे। आप डायरी मेंटेन करना शुरू कर देंगे, आप प्रॉपर कॉलिंग करना शुरू कर देंगे, आप प्रॉपर मीटिंग अटेंड करना शुरू कर देंगे, जब आप खुद इस स्टेप्स को अटेंड करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं स्टार्टअप के लिए। और जैसे हमारी टीम बढ़ती है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टीम को हैंडल नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे मेन 3 रीजन है। क्योंकि 50 लोगों की टीम को कोई भी हैंडल कर लेगा,
लेकिन 50 से ज्यादा जैसे ही टीम बढ़ती है तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उसके लिए हमें 3 काम करने होते हैं। तो पहला काम उसमें है हमारा फंड मैनेजमेंट, दूसरा काम है हमारा टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा काम है हमारा टीम मैनेजमेंट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, फंड मैनेजमेंट, अब होता क्या है, फंड मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है, हमारा मोदी केयर से जो भी पे आउट आया, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, जो भी अमाउंट आया, हमने 50% पैसा मोदी केयर में जो फील्ड में खर्चा होना उसके लिए अलग रखना। जो 50% पैसा बचा उसका 25% जो है वो फैमिली के लिए रखिए और 25% सेविंग में डाल दिए। पूरा खर्च नहीं करना। आज आप मोदी केयर में आए, आप ये सोच लीजिए मोदी केयर से अगले 2 साल तक जो भी पैसा आ रहा है, 1 लाख आ रहा है महीने का, 2 लाख आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप ये सोचिए कि आपने अपना घर अगले 1 साल कम से कम वैसे ही चलाना है जैसा पहले चल रहा था जब आप मोदी केयर नहीं कर रहे थे। तो इस 1 साल में जो भी पैसा आपके पास आ रहा है 50% फील्ड के लिए जरूर रखिए। क्यों? होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जितना पैसा आता है सारा खर्च कर दिया, सारा खर्चा कर दिया, तो फील्ड में कहां से दौड़ेंगे? फील्ड में दौड़ने के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा। पैसा नहीं रहेगा तो खर्चा करेंगे आप अपने बेसिक काम से, बेसिक काम से करेंगे तो घर डिस्टर्ब। तो हमने ऐसा नहीं करना कि मोदी केयर की वजह से हमारा घर डिस्टर्ब। हमें अपने फंड को मैनेज करना है, और ये बहुत सारी, ये जो 3 स्टेप्स हैं ये हमें किताबों पे कहीं नहीं पढ़ाए गए, ये चीजें हमें यहीं सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारा पैसा लोगों के पास आया लेकिन आज फिर जीरो। मैं सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग की या मोदी केयर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मार्केट की भी बात कर रहा हूँ। क्यों? तो पैसे को संभालना नहीं जानते। पैसे के बहुत सारे पैर हैं, ये टिकता नहीं है, इसको संभालना पड़ेगा। और वो इस तरह की मीटिंग से ही हमने भी सीखा, हमने भी इसी तरह की मीटिंग से ही सीखा। तो जो भी पैसा आपके पास आए, फंड मैनेजमेंट की बात कर रहा था, जो भी पैसा आपके पास आता है उसका 50% आपने कम से कम फील्ड के लिए रखना है 1 साल। उसके बाद का जो 50% बचा, 25% रखना है अपने परिवार के लिए, लेकिन इमरजेंसी होगी तो ये खर्च करना, 25% सेविंग में डालना। ये कम से कम आपने ये सोच के रखना है कि मोदी केयर से 1 साल जो पैसा आ रहा है, मैंने उसको अपने 1 साल को उसी तरीके से चलाना है जिस तरीके से आप पहले चला रहे। तो दोस्तों मैंने भी ये किया था, मैंने कम से कम 2 साल 1.5 साल जिस तरीके से मेरा घर पहले चल रहा था, मैंने सिर्फ थोड़ा सा क्या किया था, कर्जा उतारा था, और घर का जो मेरा नॉर्मली खर्चा 10,000 में हो जाता था, 1 लाख रुपए का चेक आने के बावजूद भी मैंने उसको सिर्फ 10,000 में ही मेंटेन किया। जैसे जैसे इनकम बढ़ी मैंने थोड़े से खर्चे बढ़ाना शुरू किए, इनकम बढ़ी थोड़े थोड़े खर्चे बढ़ाना शुरू कर दिए। तो आज ये पॉसिबल हो सका कि मैं जमीन भी ले ली और गाड़ी भी मेंटेन कर रहा हूँ। मेंटेन करने का मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि गाड़ी पूरे दिन चलती है, उसकी सर्विसिंग भी टाइम पे होती है, टायर भी टाइम पे चलते हैं। क्यों? जिससे हमने कमाना है, अगर हम उसके खर्चे के लिए ही नहीं रख रहे तो हम क्या करेंगे? कहते हैं जब अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो काम आपको प्यार नहीं देगा। हमें अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। तो अपने काम से प्यार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इज्जत देनी पड़ेगी। इज्जत कब दी जाए? जब हम उसकी केयर करेंगे। तो हमें अपने काम करके, कहते हैं ना कि वो एक कहावत थी, रावण का सबसे फेवरेट डायलॉग था, कार्यपूर्ति ही मेरा विश्राम। दोस्तों मैंने उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करा, कार्यपूर्ति ही मेरा विश्राम। जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये जो आ गया फंड मैनेजमेंट। अब मान लीजिए आपने फंड मैनेजमेंट कर लिया, आपके पास फंड पड़ा है, टीम में भागा दौड़ी करने के लिए, इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए, फंड फंक्शन में जाने के लिए, कभी इमरजेंसी सीनियर ने कई मीटिंग में रख दी वहां पहुंचने के लिए। अगर आपके पास फंड है तो ही जा पाएंगे ना। अगर फंड नहीं है तो क्या होगा? टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे आपकी टीम में एक पर्सन ने बुलाया, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर रहता है, आपके पास फंड नहीं है, आप उसको टाइम नहीं देंगे। टाइम क्यों नहीं दिया? क्योंकि फंड नहीं था। सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती है सर। तो हमें फंड को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। फंड मैनेज हो गया तो आप क्या कर पाएंगे कि जो भी आपकी टीम है जहां बुला रही है उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास फंड है एक जगह से दूसरी जगह जाने के। अगर फंड नहीं होगा तो टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जो पास में है उसको टाइम दे देंगे, जो दूर है उसको टाइम ही नहीं दे पाएंगे। तो जब ये दिक्कत आएगी तो क्या होगा? टीम मैनेज नहीं हो पाएगी।
तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें सबसे जरूरी जो चीज है वो है डायरी। हमें अपनी डायरी प्रॉपर डे के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी। हमने कल किसके पास जाना है, हमने परसों किसके, कम से कम एक हफ्ते का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। और आज ये बहुत अच्छा मौका मिला है लॉकडाउन का, जिसमें आप जिन लोगों ने डायरी अभी तक मेंटेन करना नहीं सीखी, आप सीखिए क्योंकि पूरा टाइम मिला हुआ। करना क्या है, जूम मीटिंग्स जो भी होती है उसको डायरी पे नोट कर लिए, किस किस को कॉलिंग करनी है आपने वो नोट कर लीजिए, टीम में किसको करनी है और फील्ड में किसको करनी है वो कॉलिंग करिए, उसको नोट करिए। अगर आप, क्योंकि आने वाले समय देखिए ना, आप अगर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास क्या होता है, सेक्रेटरी होता है, क्या काम है उसका, सोचिए क्या काम है उसका, कितनी तनख्वाह लेता होगा, 1.5-2 लाख रुपए तो लेता होगा। काम क्या उसका, डायरी को पकड़ के रखना। तो प्रधानमंत्री को भी डायरी संभालने के लिए, डायरी मेंटेन करने के लिए एक एम्प्लॉय रखा हुआ है जिसकी तनख्वाह 1.5-2 लाख रुपए। इतनी अहमियत है डायरी की। तो आज नहीं तो कल हमें इस पॉइंट को, इस डायरी को मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से, अभी तो पूरा टाइम मिला हुआ लॉकडाउन में घर बैठे। तो जो भी मीटिंग शेड्यूल है उसको डायरी पे नोट किया, आपने किससे बात की, उसने कब का टाइम दिया, उसकी डेट उस डायरी पे, उस डेट पे लिखिए। ये काम हमें खुद करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई एम्प्लॉय नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा बिजनेस है। तो डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो पहले क्या चीज आ गई, फंड मैनेजमेंट। अगर आपका फंड सही तरीके से मैनेज हुआ है तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। तो दोस्तों एक टाइम मैनेज करने के लिए एक तरीका और बता देता हूं। आप सभी लोग मोदी केयर में और काफी देर से मोदी केयर, आप खुद विचार करिए कि अगले 5 साल के बाद मोदी केयर से कितनी इनकम होगी मंथली। आप वीडियो देखिए, जितने भी जीबीडी है सभी ये बोलेंगे मैं 4 साल हुआ मोदी केयर करते हुए, मुझे 5 साल हो गए मोदी केयर करते हुए। इनकम पूछिए उनकी कितनी, 5 लाख प्लस। अब 5 लाख प्लस इनकम 5 साल के बाद आ रही है। आप ये सोचिए कि 5 साल के बाद आपकी इनकम 5 लाख प्लस है मंथली, तो पर डे की कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसके बाद पर आवर्स की कॉस्ट क्या पड़ेगी, आप निकालिए उसको। 600 से 700 रुपए पर घंटे की एक कॉस्ट पड़ती है। तो अगर आप 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं तो कितना लॉस कर रहे हैं। अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तो आपको 700 रुपए पर घंटे के हिसाब से आ रहा है, लेकिन वो वेस्ट आ रहा है ना, क्योंकि वो 5 साल के बाद आए। तो दोस्तों आपके 1 घंटे की वैल्यू निकालिए। अगले 5 साल के बाद आप मोदी केयर में किस पोजीशन पे होंगे, कितनी इनकम होगी, उस हिसाब से पर आवर्स की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता होगा मैं कि पर घंटे की वैल्यू इतनी है, तो आप अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि समय के ऊपर की बात करूं तो एक चित्रकार ने इसके ऊपर चित्र बना रखा। चित्र क्या बनाया था, एक पिक्चर बनाई थी उसने, उसके पीछे से ना बाल थे, आगे से वो गंजा था, आगे से बाल थे, पीछे से वो गंजा था। चेहरा इतना आकर्षित था उसका कि जो देखे वो मोहित हो जाए। इतना खूबसूरत चेहरा, तेज उसके चेहरे पे, इतना तेज। पंजों पे वो खड़ा रहता है, उसके पंख लगे हुए हैं, हाथ में एक तेजधार वाला चाकू। अब किसी ने उससे पूछा आप कौन हो, कहता मैं समय हूं, मेरा दूसरा नाम मौका भी है। तो कहता आपके हाथ में तेजधार वाला चाकू क्यों है। कहता मेरी मार किसी को पड़ जाए तो उठता नहीं दोबारा, राजा को मैं रंक बना देता हूँ, रंक को मैं राजा बना देता हूँ, इसलिए तेज हाथ धार वाला चाकू मेरे हाथ में। कहता आपके चेहरे पे इतना तेज क्यों है। तो कहता मेरे चेहरे पे इतना तेज इसलिए है कि जो मुझे देखे वो मुझ पर मोहित हो जाए, इसलिए तेज है मेरे चेहरे पे। कहता पंजों को क्यों खड़े हो। कहता मैं पंजों पे इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं अगर अभी यहाँ हूं तो 1 सेकंड में मैं हजारों किलोमीटर दूर भी हूँ, ठीक उसके 1 सेकंड में मैं 10,000 किलोमीटर दूर भी हूँ। तो पंजों पे मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं गतिशील रहता हूँ, मैं गतिशील हूँ, पंजों पे खड़े रहने से गतिशील रहता हूँ, इसलिए मैं पंजों पे खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड्स के हिसाब से बहुत किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो कहता आपके पंख क्यों लगे हुए। कहता पंख मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में मदद करते हैं, इसलिए मेरे पंख लगे। तो कहता आपके यहाँ पे बाल है वो क्यों है आगे। कहता जब मैं इंसान के पास जाता हूँ ना, तो अगर वो मुझे उसी वक्त पकड़ ले आगे से, तो जहां मैं जाऊंगा उसको साथ लेके चलूंगा। तो मैं जब किसी के पास पहुंचू तो वो मुझे आगे से पकड़ ले, जहां जहां मैं जाऊंगा
वो मुझ पे विश्वास करे कि सही जगह लेके जाऊंगा और जहां जहां जाऊंगा वो उसकी मंजिल होगी। तो कहता पीछे से गंजे क्यों? कहता जब मैं इंसान के सामने आता हूँ ना तो मुझे पहचानता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसके पास तब जाता हूँ वो जब सुखी होता है, क्योंकि उसको नहीं पता आगे आने वाला दुख है। जिंदगी के दो ही पहलू है, दुख है तो सुख आने वाला है, सुख है तो दुख आने वाला है। जब सुख हो तो दुख का इंतजाम करके रखना चाहिए, ये पुरानी कहावत है। तो जब मैं इंसान के पास जाता हूँ तो सुखी होता है, तो मेरे को वो समझ नहीं पाता कि ये मैं मौका सही हूँ या गलत हूँ। वो कंफ्यूजन में रह जाता है, अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे पड़ोसी के हाथ में दे देता है कि तू बता कि मुझे चलना कैसे है, कब उठना है तो वो बताएगा। और ज्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की सलाह पड़ोसी से लेने लगे। ये टीवी नहीं है कि पड़ोसी के घर में 32 इंच का लगा होगा तो हमने भी 32 इंच का लगाना है। जिंदगी है, एक ही बार मिलेगी, इसका डिसीजन हमें खुद लेना पड़ेगा। गीता में कृष्ण जी भी कहते हैं, हे अर्जुन की लड़ाई तेरी है, इसे तूने लड़ना है, मैं तेरा सारथी बन के तुझे रास्ता दिखाता रहूंगा। वो खुद नहीं आएंगे, वो किसी को माध्यम बनाएंगे और रास्ता देंगे हमें। समझना ना समझना ये हमारे ऊपर है, क्योंकि अर्जुन को यही बोला था लड़ाई तेरी है, तू समझ, तू डिसीजन ले, इसको करना या नहीं करना। कृष्ण जी ने वो माहौल तैयार किया था कि उसको समझ आ जाए, और उसको समझ में आया था कि मुझे लड़ाई करनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास मौका आएगा, उसको समझना ना समझना हमारे ऊपर, वो सही है या गलत है। तो अगर मौका अगर सही है तो उसको आगे से ही पकड़ेंगे, तो जहां जहां वो जा रहा है उस पर विश्वास कर लेना, वो आपको सही जगह के लेके जाएगा। लेकिन होता क्या है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि सुखी होते हैं, और जब वो पीछे चला जाता है तो पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो समय मेरे लिए बहुत अच्छा था। दोस्तों समय सारा अच्छा होता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन इंसान को आगे बढ़ा। लेकिन लोग डिसीजन कब लेते हैं, जब समय आगे चला जाता है तो उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है कि मैं पीछे से गंजा इसलिए हूं क्योंकि मुझे पीछे से कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे पकड़ना है तो उसी वक्त पकड़ ले जब मैं उसके सामने खड़ा हूं। तो दोस्तों ये राइट टाइम है, ये राइट डिसीजन है। हम व्हाट्सएप पे, दूसरी चीजों पे या फेसबुक पे, इधर पे मैसेंजर पे नलान लगे रहे, उसको सही जगह यूटिलाइज करें क्योंकि राइट टाइम है। आज मार्केट में जाइए, 2 नौकरियों से निकाल दिया गया, तनख्वाह आधी मिल रही है, बुजुर्ग लोगों को निकाल दिया गया है, बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं जा रही है, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुके हैं। जो फैक्ट्री के आसपास लोग रहते हैं उनको रखा जा रहा है, जो फैक्ट्री के आसपास नहीं रहते उनको निकाल दिया जा रहा है। जिनके पास मोटरसाइकिल है वो काम कर रहे हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है वो काम नहीं कर रहे हैं। मार्केट बहुत बढ़ गया, राइट टाइम, ये सही मौका है इसको आगे से पकड़ने का। दोस्तों ये हमें अभी पकड़ना पड़ेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमें अपने समय की एक एक घंटे की कदर होना चाहिए। अगर आप आज 10 बजे से उठते हैं तो 8 बजे उठ जाइए ना, क्या दिक्कत है, पूरा दिन घर में तो रहना है। 8 बजे उठ के 2 घंटे क्या करेंगे? सारे लोग अपने घर में अपने सो रहे होंगे, आप उस 2 घंटे में कोई स्टडी कर सकते हैं। आप उस 2 घंटे में वो सबसे जरूरी काम जो सब उस दिन आपने करना ही करना है, पहले वो खत्म करिए ताकि पूरे दिन आपके दिमाग में टेंशन ना रहे। तो जो काम आपको सबसे टफ काम है और आपको उस दिन करना ही करना है, तो सबसे पहले उस काम को खत्म करिए ताकि पूरे दिन टेंशन ना रहे, ताकि आप प्लानिंग पूरे तरीके से कर सकें। क्योंकि 2 लोग जिंदगी में हमेशा हारते हैं, एक जो काम करते हैं और प्लानिंग नहीं करते हैं, दूसरे वो जो प्लानिंग करते हैं और काम नहीं करते। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो आप चेक कर रही है कि आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं या सिर्फ काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ काम कर रहे हैं तो प्लानिंग सीनियर के साथ करें, और अगर सिर्फ प्लानिंग ही करे जा रहे हैं और काम नहीं कर रहे तब भी रिजल्ट नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी जिंदगी का अपना एक फंडा है जो मैंने शुरू से अप्लाई कर रखा है। अगर काम करना है तो प्लानिंग किए बगैर नहीं करना। तो इस बिजनेस की प्लानिंग आपके साथ कौन करेगा? आपका सीनियर करेगा। अब सीनियर कौन आ गया? आपकी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, जिसने आपको ज्वाइन कराया, जरूरी नहीं है कि वही आपका सीनियर। आपकी उस पूरी बेल्ट में वो नीचे से लेकर ऊपर तक आपकी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहे, उनसे आप अपनी प्लानिंग करवाइए बिजनेस। तो दोस्तों 3 काम बहुत जरूरी है इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। पहला काम फंड मैनेजमेंट, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए। कम से कम सोच के रखिए कि अगले 2 साल आपने अपनी लाइफ को वैसे चलाना है, कम से कम 1 साल जिस तरीके से आप बिना मोदी केयर के चला रहे थे, तो मोदी केयर के पैसे को आपने डिवाइड करके मैनेज करना। वो मैनेज रहेगा तो आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। अगर आपके पास टाइम मैनेज रहेगा तो आपकी टीम मैनेज रहेगी, और टीम मैनेज रहेगी तो क्या होगा? डुप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से होती रहेगी और बिजनेस
ग्रोथ करता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, और 2-3 साल के बाद आपके पास भी वो समय आएगा जब पैसा आपकी मर्जी का और समय भी आपकी मर्जी का होगा। और उस समय यह पोजीशन होगी कि आप अपनी इनकम का 80% अपने पास रखने और सिर्फ 20% खर्चा करें, ऐसी भी पोजीशन आएगी। तो उसके लिए हमें ये 3 काम करने पड़ेंगे। टीम मैनेजमेंट में 2-3 चीजें और है जो बहुत जरूरी है कि हम बहुत सारी ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, अपने बहुत सारी लैगों में काम कर रहे हैं, तो सारी लैग को कैसे मैनेज करना, दिक्कत आ जाती है, इधर काम करूं या इधर काम करूं। तो दोस्तों लोग ना बिजनेस के पीछे भागते हैं, बिजनेस के पीछे भागना है, जो टारगेट है वो भागना है, लेकिन एक टारगेट जरूर बनाइए कि अगर मेरे एक ग्रुप में इस महीने 2 लीडर हैं तो अगले महीने 4 होने चाहिए। बिजनेस बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं कि टारगेट को डबल कर लीजिए या लीडर को डबल कर लीजिए। तो बेस्ट तरीका क्या है, टारगेट को डबल करना है या लीडर को डबल करना है? दोस्तों अगर लीडर को टारगेट को डबल करेंगे और आप उसको अचीव भी कर लेते हैं तो कब तक करेंगे, जब तक आप अकेले कर रहे हैं। लेकिन हर महीने अगर आपने हर लेग में लीडर को डबल करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी वो समय आएगा कि आपके पास समय बहुत होगा और आप उसको सही जगह पे दूसरे ग्रुपों में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो लीडर को पर फोकस करिए, उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको आप अपने ग्रुप में टीटीपी प्रोग्राम के हिसाब से मनीष जी ने बहुत अच्छी नॉलेज दी थी, आज भी हम उसको अप्लाई करते हैं और उसी की बदौलत हर ग्रुप में हर महीने बिजनेस बढ़ रहा है। ये नहीं कि नहीं बढ़ रहा, हर महीने बढ़ रहा है। क्यों? फोकस एक ही रखा हुआ है कि हर महीने हर लेग के अंदर लीडर बढ़ना चाहिए। तो जब लीडर बढ़ेगा तो टारगेट जो आपने सोच रखा है उससे ज्यादा होगा। तो दोस्तों आज मेरी लगभग 5 से 6 लेगों में हर महीने 30 से 50 हजार रुपए बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस वाला बढ़ता है, स्टेबल नहीं है। कारण उस चीज पे फोकस रखा, टाइम इनटू बॉडी इज इक्वल टू मनी। हमने जो टीम में शरीर इकट्ठे किए उनका समय लगवाने के लिए हमें टीटीपी प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं जानते तो सीनियर से टाइम लेकर उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। तो टीम मैनेजमेंट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज एक जरूरी है कि आप अपने पूरे महीने का एक शेड्यूल बनाइए। 1 तारीख से कम 10 से 15 तारीख तक अपना पीजीबी भी पहले खत्म करिए, क्योंकि जो आपकी वर्किंग लेग है वो अपनी स्कीम की परचेजिंग कराने में लगी होती है, वो आपके पास समय बचता है। दोस्तों आप खुद चेक करिए कि आप पूरा महीना बिजी रहते हैं या वर्किंग में रहते हैं। मोदी करके बात कर रहे हैं, आप चेक कर रही है, आप बिजी रहते हैं, वर्किंग में नहीं रहते। वर्किंग कितनी देर होती है, वर्किंग कौन सी होती है? वर्किंग ये होती है कि आपने एक नए आदमी के पास बैठे हैं, उसकी काउंसलिंग, उसको उसके साथ प्रेजेंटेशन की है और उसकी क्लोजिंग कर दी है, ये है वर्किंग। कितनी करते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा कितनी? 2 बस। तो बाकी टाइम कहाँ जा रहा है हमारा? ना तो हम उसमें प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, ना प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो समय? तो दोस्तों वर्किंग, एग्जैक्ट वर्किंग वो होती है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। आप चेक कर रही है, खुद से बातें कर रही है कि मैं पर डे में कितने प्लान करता हूँ। लॉकडाउन में आपने मीटिंग अटेंड कर ली है तो आपने पर्सनल प्लान कितना किया? आपका पैच चेक बढ़ेगा आपके पर्सनल प्लान से जाना। तो मैनेज करिए 1 तारीख से 15 तारीख तक कम से कम पीजीबीबी भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 से लेकर 25 तक जो आपकी वर्किंग लेग है उसमें आपने 2 काम करने हैं। वर्किंग लाइन में तो ट्रेनिंग प्रोग्राम करने आपने, और नीचे जो सबसे डेप्थ वाले लोग हैं उनको रेंज में लेकर उनके साथ वर्किंग स्टार्ट करनी, कम से कम 8 डेप्थ तक का, क्योंकि लीडरशिप बोनस 8 से 9 जनरेशन तक आता है। तो कम से कम हर लेग की आपकी 8वीं डेप्थ जो है आपकी रेंज में होनी। उसको डायरेक्ट नॉलेज आप दीजिए, उसको डायरेक्ट नॉलेज आप मीटिंग में डायरेक्ट इन्वाइट करिए। वो आपकी वर्किंग लेग है जरूर है, लेकिन फिर भी आप उसको टच में रख के रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा गड्ढा खोदेंगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा। लोग गड्ढा खोदना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पानी निकलता है फिर पानी सूख जाता है। तो गड्ढे को इतना खोद दीजिए कि एक बारी खोदने में टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद पानी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। तो कम से कम 8 जनरेशन तक 8वें पर्सन को आपने डायरेक्ट टच रखना है। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास से उसको जानी चाहिए। आप उस टीम के जो सीनियर है उनकी तरफ से तो जा ही रही है, लेकिन आपकी तरफ से भी वो जाए। तो ये हो गया 1 तारीख से 15 तारीख तक आपने अपने पीजीबीबी पे काम किया। 15 से 25 तक आपने वर्किंग लैंड में टीटीपी प्रोग्राम किया, प्लस डेप्थ अपने कंट्रोल में रखी, यानी कि डेप्थ को रेंज में रखा, और बाकी जगह क्या रखा? नजर और खबर रखी। यानी कि कौन सा लीडर वर्किंग में है, कहां गलती कर रहा है,
किस वजह से वो बिजनेस नहीं उठ पा रहा, क्योंकि आपका बिजनेस कब सिक्योर होगा? मेरा 2 लाख रुपए का चेक आ रहा है, ये मेरा बिजनेस सिक्योर नहीं। मेरा बिजनेस कब सिक्योर होगा? जब मेरी टीम में 2-2 लाख रुपए के चेक आएंगे, तब मेरा बिजनेस सिक्योर है। सिक्योर का मतलब हो गया कि 2 से 3 पे जाना है। तो जो आपका टारगेट है, आप हर ग्रुप के मेन एक्टिव लीडर का टारगेट वो रखिए और उसके लिए उसी तरीके से मेहनत करिए जिस तरीके से आप अपने लिए करना चाहते हैं। उनको अपने उस बच्चे की तरह लाड प्यार कीजिए जिसको आप सबसे आगे देखना चाहते हैं, उस पूरे ग्रुप को। तो 1 तारीख से 15 तारीख तक पीजीबीपी में काम करना है, 15 से लेकर 25 तक वर्किंग लेग में काम करना, टीटीपी प्रोग्राम और उनकी अपना डेप्थ में वर्किंग करनी है। इसके अलावा 25 से लेकर 30 तक जो मैं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। 25 से 30 तक मैं कहीं 1-to-1 नहीं है। 25 से 30 तक पहले मैं क्या देखता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट में कहां कमी रहेगी। अगर कमी है तो मैं पहले सबसे पहला टारगेट रहता है कि उसको कंप्लीट करो, क्योंकि अगर हमने 1 तारीख से 15 तारीख तक काम किया है तो या तो हमारा वो साइड बिजनेस कंप्लीट हो चुका होता है या 5-10 हजार का कम रहता है। अगर कम रह गया है तो 25 से 27 तक उसको कंप्लीट कर देना है और 27 से 30 तक कहाँ काम करना है, जहां से पैसा निकलता है। क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके बिचक को ग्रोथ करते हुए देखेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि अगर इनका ग्रोथ हो रहा है तो मेरा भी ग्रोथ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो गलती मेरी है, मेरा सीनियर गलत नहीं है। आपका चेक रिवर्स गियर में, कोशिश करिए रिवर्स गियर में ना जाए। तो उसके लिए 25 से 30 तारीख के बीच में क्या किया, पहले अपना रिक्वायरमेंट देखी, अगर वो ओके है तो हमने क्या देखना है, टीम में कितने लोग हैं जिनका सीनियर डायरेक्टर हो सकता है और हो नहीं रहा किसी वजह से, उन पे फोकस करिए। पहले लिस्ट बना लीजिए 25 तारीख, कौन से लोग हैं जिनका सीनियर डायरेक्टर के लिए 20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है, 7,000 रहता है। और रोल अप से काउंट मत करिए, फ्रेश बिजनेस का देखिए कि किसका 5,000 रह गया, 7,000 रह गया और किसका निकाला जा सकता है और कौन निकालना चाहता है। उसके साथ वो अगले 4 से 5 दिन लगाइए। वो 3 से 4 लीडर आपको मिलेंगे ऐसे, जिनका या तो 29,700 होने वाला होता है या बिल्कुल करीब होता है, लेकिन वो अपना पूरा जोर लगाकर जितना कर सकता था उतना कर लिया। लेकिन अगर आपका उसमें जोर लग जाए तो सीनियर डायरेक्टर कंप्लीट होगा, उसका चेक 8,000 से 15,000 बढ़ेगा और उसके सीनियर डायरेक्टर बनने से 5 से 10,000 का चेक आपको मिलेगा। तो दोस्तों पैसा प्लान में देंगे, तो प्लान में पैसा निकलता कहां से, उसको समझने की जरूरत है। और इसके मास्टर जो है हमारे सबके सीनियर है मिस्टर गुरमेल सिंह संधू जी, जिन्होंने मुझे कैलकुलेशन बताई थी कि कहां से पैसा निकलता है, मैं उसी पैटर्न पे काम करता हूं। अब इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी टीम मैनेज होगी, लेकिन ये कब हुई, जब मैंने टाइम मैनेज किया। टाइम मैनेज कब हुआ, जब मेरा फंड मैनेजमेंट, अगर फंड मैनेजमेंट नहीं होता तो मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, टाइम मैनेज नहीं कर पाता तो टीम मैनेज नहीं होती। तो हमें ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, हमारे जो 6 पॉइंट है हमने उस पर काम करना है, वो करना ही है, रेगुलर करना है। और जो जिसका हम स्टार्टअप कराते हैं उसको ये प्रॉपर सिस्टम में अप्लाई करना है। और जैसे हमारी टीम बढ़ती है तो हमने अपने पैसे को मैनेज करना शुरू करना है। टाइम मैनेज करने के लिए हमें डायरी को मेंटेन करके रखना है। डायरी को प्रॉपर, एक दिन में उसकी हैबिट नहीं पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगी, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी डायरी मेंटेन की नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी हैबिट पड़ना शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आने वाले टाइम में बहुत सारी टीम, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप मैनेज कर पाएंगे। जैसे आज हमारे सीनियर सुलेखा भार्गव जी का ये एक पैटर्न पे काम करता है। जैसे मान लीजिए 100 लोगों को कवर, 1000 लोगों को अगर कवर करना है तो कितने पुलिस वाले चाहिए, 100 पुलिस वालों को कवर करने के लिए क्या चाहिए, 10 कमांडो, 10 कमांडो के ऊपर क्या चाहिए, एक ब्रिगेडियर। तो हमें क्या बनना पड़ेगा, ब्रिगेडियर बनना पड़ेगा और 10 कमांडो को फॉलो करना। वो 10 कमांडो क्या करेंगे, 100 पुलिस वालों को फॉलो कर लेंगे और 100 पुलिस वाले 1000 लोगों को फॉलो करेंगे। तो भागना किसके पीछे, जो करना चाहता है, जो जिंदगी बदलने को ही तैयार नहीं है, उसके पीछे जाकर आप अपना समय वेस्ट कर। जिसने काम नहीं करना ना, वो आपकी गाड़ी देखकर भी नहीं काम करेगा। मेरी गाड़ी देख के मेरे को उम्मीद थी कि ये लोग काम करेंगे, लेकिन कुछ उन्होंने फिर भी नहीं सोचा था कि मेरी जमीन लेकर देखने के बाद कर लेंगे, वो आज भी नहीं करते। अगर वह उनके भरोसे रहता तो आज यहाँ पे पहुंचता नहीं।
तो बहुत सारे लीडर यही गलती कर रहे हैं, जो उठना ही नहीं चाहता उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जिस जमीन में पानी नहीं निकलेगा ना, वहां गड्ढा खोदने से भी फायदा नहीं। अगर हमें कुछ करना है, हम चाहते हैं कि वो सामने वाला कुछ करे, तो हमें वो करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप टीम से कुछ करवाना चाहते हैं तो पहले आप वो खुद करिए। अगर आप कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं, दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो एक ही काम करें, अपनी लेवल को चेंज कर दीजिए, अपने चेक को बड़ा कर दीजिए। तो ये आपके द्वारा आपकी टीम को दी गई सबसे बड़ी मदद होगी। तो वो कब होगा? जब आप टीम में जाकर वर्क करेंगे, लेकिन किसके साथ? जिसको प्यास लगी है उसको पानी, जो पीना नहीं चाहता, हो सकता है आज उसका पेट भरा हो, लेकिन नजर और खबर रखनी है कि कब उसको प्यास लगने वाली। और नजर और खबर रखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इसको प्यास लगने वाली है। जो प्यास लगने वाली है, गिलास लेकर पहुंच जाइए, यानी कि अपने डेमो किट लेकर उसके पास पहुंच जाइए, वो हाँ करेगा। तो दोस्तों, बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन हमने यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना। तो सिस्टम आपको एक पड़ोसी नहीं बताएगा, आपको एक नया पर्सन नहीं बताएगा जो आज टीम में आया है। सिस्टम बताएगा आपको अपलाइन। इसलिए अपलाइन को माँ की तरह समझिए। जो कहती है उसको समझ लीजिए, जो कहती है उस पर चल लीजिए, वो आपके भले के लिए, क्योंकि अपलाइन हमेशा 2 कदम आगे रहे। वो 2 कदम आगे की बात के हिसाब से आपकी प्लानिंग करेगी, आज के हिसाब से नहीं करेगी। हमारी अपलाइन को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस। जैसा वो कहती है, वो दिन को दिन कहती है, दिन को रात कहती है, तो रात मान लीजिए दोस्तों, एक बार मान लीजिए ना 5 साल में। तो ये बिजनेस एक ही आदमी से चलता है दोस्तों, वो है आपकी अपलाइन, क्योंकि सही प्लानिंग वही करता है। आज हम मान लीजिए हम अपनी प्लानिंग से काम करते हैं, हो सकता है हमें रिजल्ट आ जाए, हो सकता है हमें रिजल्ट आ जाए, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है वो हमारा लॉस। तो सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, जैसा बोलते हैं वैसा कर दीजिए। नुकसान क्या है? वो हमसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे, या हमें कुएं में कूदने के लिए तो नहीं कह रहे। दोस्तों, बिजनेस बहुत आसान है। अपलाइन से सीखो कैसे, टीम में बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे। दोस्तों, बहुत कुछ है इस बिजनेस में, जितना सीखे उतना कम है। और कहते हैं कि इस फील्ड में जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाना वो अभी तक आया है। तो ये बिजनेस किस तरीके से है, मैं एक बार छोटी सी बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। मान लीजिए एक ट्रक है, और उस ट्रक में कोयला है, और आपके सामने उसमें हमने 6 हीरे डाल दिए। एक ट्रक है, कोयले से भरा हुआ है, उसमें आपके सामने 6 हीरे डाल दिए, पूरे ट्रक को हिला दिया। अब वो 6 हीरे कहाँ पे है? ट्रक के अंदर। कहाँ पे है ये नहीं पता, लेकिन वो तो चाहिए। क्या करना पड़ेगा? दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। हमने ट्रक का दरवाजा खोला, हो सकता है 6 के 6 हीरे ऑन स्पॉट मिल जाए। होगा या नहीं होगा? होता है बहुत सारे लोगों के साथ। हो सकता है ट्रक का दरवाजा खोलने के बाद 2 हीरे मिले और 4 लास्ट में मिल जाए। हो सकता है कि 2 बीच में मिले, 2 पहले मिले, 2 लास्ट में मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि 6 के 6 लास्ट में मिले, हाथ मुंह काला करने के बाद, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो हमें ट्रक को खाली करना पड़ेगा। तो वो ट्रक क्या है? ये जो दिमाग में पुरानी चीजें भरी हुई है, इसको खाली करके वो भरना है जो सीने में डालते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम को जिसने नहीं फॉलो किया उसका नुकसान क्या होता है? बहुत सारे लीडर को आपने देखा होगा कि वो एक पर्सन था, उसकी एक गाड़ी ली थी, दूसरी भी ले ली, और वो कंपनी छोड़ गया। गलती कहाँ रही? मोदी के में तो कोई कमी नहीं। आपने देखा होगा कि एक पर्सन और आया था, उसके साथ ये हुआ था, उसने कंपनी छोड़ दी। लोग सोचते रहते हैं क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? क्योंकि उसने फंड मैनेजमेंट नहीं की थी। अगर उसने फंड मैनेजमेंट की होती तो टाइम प्रॉपर दे पाता, तो टीम मैनेज कर लेता। अब उन लोगों ने जिन्होंने कंपनी छोड़ी, बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे, बहुत सारे लोग वापस भी आए। क्यों हुआ? क्योंकि फंड मैनेजमेंट नहीं कर पाए, दिखावे के चक्कर में बहुत गलत स्टेप ले लिए बिना सीनियर से पूछे। अब पैसा तो लग गया गलत जगह पे, फंड मैनेजमेंट नहीं हुआ ना, तो गलत जगह पैसा लगा, फंड मैनेजमेंट, उसके जेब में पैसा नहीं बचा, वो उसके बाद तो अपनी टीम को समय नहीं दे पाया। उससे क्या हुआ?
टीम मैनेज नहीं हुई। अब जब टीम मैनेज नहीं होती तो टीम खराब हो जाएगी, टीम खराब होगी तो फिर वही लोग कहेंगे कि जी मोदी केयर खराब। मोदी केयर खराब नहीं है, हमने अपने अंदर चेंजिंग नहीं की। ये बिजनेस एक ही आदमी को सुधारने का है, वो आप खुद हैं। अपने आप को जितना सुधार करेंगे, ये आदतें बदलने का बिजनेस है, हमें आदतें बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि समय लगभग हो चुका है, 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। एक शेर के साथ फिर से बात खत्म करूंगा क्योंकि वो खुद का लिखा हुआ है, इसलिए बोलने में अच्छा लगता है। जिंदगी पहले पहेली थी, अब सुलझी सी लगती है। अरे दास्तां अधूरी थी, अब पूरी सी लगती है। अब जीना मुमकिन नहीं है मोदी के बिना, अब तो हर सांस हर धड़कन मोदी के। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वाओ, थैंक यू थैंक यू राजन जी, थैंक यू। जबरदस्त क्लैपिंग दोस्तों, जबरदस्त सेशन था, बहुत जबरदस्त। ही इज अ मास्टर फ्रेंड्स। इनका जीरो से हीरो का सफर दोस्तों हमने खुद देखा हुआ है, कैसे लायबिलिटी में थे और कैसे लायबिलिटी को उन्होंने उतारा। दोस्तों मेरे को एक बार इनसे पूछा था कि राजन जी आप मेरे को बताइए आप रात को घर कितने बजे जाते हैं? तो फ्रेंड्स इतनी हार्ड वर्किंग थी, इतनी हार्ड वर्किंग करते थे। तो इनका आंसर था कि वाली साहब मैं जब 12 बजे किसी के साथ प्लान पे बैठता हूँ तो रात को अगर घर पहुंच पाया तो पहुंच जाऊंगा, नहीं तो उसी के पास हो जाता था। तो दोस्तों बहुत ही हार्ड वर्किंग की है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता दोस्तों। आज बहुत बारीक बातें बताई हैं दोस्तों इन्होंने। अगर फ्रेंड्स हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर अच्छी तरह से आगे बढ़े ना, छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के आगे बढ़े, तो दोस्तों सक्सेस हमारे सामने दोस्तों। सो फ्रेंड्स आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गुरमेल सर, जिन्होंने आज मेरे को ऐसी पर्सनैलिटी को कॉल करने का मौका दिया, एंड हु इज आल्सो माय मेंटर। तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल इन्होंने बताई टाइम को लेकर के, अपॉर्चुनिटी को लेकर के। और दोस्तों एट लास्ट एवरीथिंग इज सिस्टम। जो पर्सन सिस्टम को लेकर के अच्छी तरह से सिस्टम को समझ करके चल गया ना फ्रेंड्स, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी हमारे 3 महीने 1 महीने 2 महीने से जो लोग इस काम को कर रहे हैं, एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठ करके सिस्टम को जरूर समझिएगा। इस सिस्टम में बहुत कुछ है, सिर्फ समझने की देरी है दोस्तों। सो फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे हम एक जबरदस्त सेशन के बाद, फिर से आएंगे, फिर से हम इकट्ठे होंगे 9 बजे एट 9। तो आपको लिंक मिल जाएगा। सो एट दैट टाइम थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू वाली साहब, थैंक यू।